हेलो, नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपको बताया था बहुलक के वर्गीकरण के बारे में। बहुलक का वर्गीकरण 6 प्रकार से होता है। इनमें से 3 प्रकार से हमने आपको बता दिया है। बहुलक का वर्गीकरण ये 6 प्रकार से होता है। टोटल हमने आपको 3 प्रकार से बता दिया है। पहला था प्राप्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा था संरचना के आधार पर, तीसरा था संगठक के एकलक इकाइयों के आधार पर। ये कल हमने आपको बताया था। इसके एग्जांपल होते हैं नायलॉन 6 ब्यूना एस या एनबीआर। नायलॉन 6 के बाद नायलॉन 26 बीसी में आता है, नायलॉन 610 बीसी में आता है। ब्यूना एस भी इसी का ही एग्जांपल है। उसके बाद देखिए बहुलक का जो वर्गीकरण है सबसे टाइप का प्रकार है आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर बहुलक को 2 भागों में बांटा गया है। आणविक बलों के आधार पर बहुलक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बहुलक का प्रकार है इसमें प्रत्यास्थ बहुलक और दूसरा है रिश्तेदार बहुलक। यानी कि आणविक बलों के आधार पर बहुलक 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यास्थ बहुलक, जिसे कहते हैं इलास्टोमर, और दूसरा होता है रेशेदार बहुलक। दूसरा होता है रेशेदार, जिसे फाइबर कहते हैं। अब देखिए इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक, इसमें इनमें अंतर क्या होते हैं, बात करते हैं प्रत्यास्थ बहुलक की। प्रत्यास्थ से इंग्लिश में कहते हैं इलास्टोमर, ऐसे इलास्टिक जिसे हम खींच सकते हैं। यानी कि इसमें रबर के समान गुण पाए जाते हैं। रबर नाम आपने सुना भी होगा, रबर देखी भी होगी। इसमें रबर के समान गुण पाए जाते हैं। इसमें रबर के समान गुण पाए जाते हैं और इसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यानी कि इसमें अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है वह दुर्बल होता है। इसमें अंतराणविक आकर्षण बल, इसमें अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल ये दुर्बल होता है, यानी वीक होता है। इसमें अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसा होता है, वीक होता है। और इस प्रकार के बहुलक को, प्रत्यास्थ बहुलक को खींचकर छोड़ने पर ये अपनी पुनः स्थिति में लौट आते हैं। जैसे रबर होती है, रबर को खींचते हैं और जब उसे छोड़ते हैं वापस अपनी पुनः स्थिति में लौट आती है। तो ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इसमें अंतराणविक आकर्षण बल जो होते हैं दुर्बल होते हैं, जिसके कारण रबर को खींचने पर, उसमें बल लगाने पर, उसे वापस से छोड़ने पर वह पुनः अपनी स्थिति में लौट आती है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। इसके एग्जांपल जो होते हैं, एग्जांपल ही मोस्ट होते हैं पॉलीमर्स के। इसका पहला एग्जांपल है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था प्राकृतिक रबर के बारे में। प्राकृतिक रबर जिसे कहते हैं आइसोप्रीन, ये इसका एग्जांपल है। आइसोप्रीन यानी आइसोप्रीन का जब पॉलीमेराइजेशन करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है पॉली आइसोप्रीन, जो कि कैसी रबर है, नेचुरल रबर है। और भी इसके एग्जांपल है कृत्रिम रबर है। कृत्रिम रबर जैसे अपने बताया था उसे मैंने नियोप्रीन, इसे क्लोरोप्रीन भी कहते हैं, क्लोरोप्रीन भी कहा जाता है। यानी नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमेराइजेशन करते हैं तो प्राप्त होता है पॉलीनियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन, जो कि कैसी रबर है, कृत्रिम रबर। इसी प्रकार इसके और भी एग्जांपल हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था ब्यूना एन के बारे में बताया था, इसको हम एक एमबीआर में लिखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एन का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। एन का मतलब है नाइट्राइल से, यानी एक्टिवोनाइट्राइल। बी का जो मतलब है वह ब्यूटाडाइन से, 1,3-ब्यूटाडाइन।
और आर का मतलब क्या है? रबर। आर का मतलब क्या है? रबर से। इसी प्रकार और भी एग्जांपल है, ब्यूना एस, इसे हम एसबीआर लिखते हैं। ये भी हमने कल आपको बताया था, पूरा प्रोसेस करके बताया था। इसका मतलब एसबीआर में एस का मतलब स्टाइरिन से है, बी का मतलब ब्यूटाइन से है और आर का मतलब रबर से है। ये भी बताया था मैंने, इसे ब्यूना एस क्यों कहते हैं? ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइन, एस का मतलब स्टाइरिन और एन ए सोडियम, यानी सोडियम की प्रेजेंटेशन में यह क्रिया होती है। ये इसके कुछ क्या है? एग्जांपल है। यानी प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर, ये सभी कृत्रिम रबर में आते हैं। ये कैसे है? ये कैसा बोला गया? प्रत्यास्थ बोला। यानी कि आणविक बलों के आधार पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर बहुलक दो प्रकार के बताए थे मैंने भी आपको, एक तो प्रत्यास्थ और दूसरा होता है रिश्तेदार। तो प्रत्यास्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया है विद एग्जांपल, ये एग्जांपल ही मोस्ट है। उसके बाद दूसरे टाइप आणविक बलों के आधार पर दूसरा प्रकार है इसका रेशेदार बहुलक। इसके बारे में बताते हैं आपको। इसे कहते हैं फाइबर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इसमें रबर के समान गुण पाए जा रहे थे, इसमें रेशे यानी धागे के समान क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। इसमें धागे के समान गुण पाए जाते हैं, इस प्रकार धागा जो होता है। दूसरा इसमें देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें अंतराणविक बल जो कैसा था? वीक था, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था इसमें वीक था, लेकिन यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह वीक नहीं होता है, कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। उसके बाद इस प्रकार के बहुलक को खींचने पर, बल लगाने पर ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग। अपन ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी इस धागे को या रेशे को ज्यादा खींचेंगे तो ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। इसके जो एग्जांपल होते हैं रेशेदार बहुलक के, एज ए नायलॉन जो होता है, नायलॉन जैसे कल मैंने बताया था आपको, नायलॉन 6/6। इसी प्रकार नायलॉन 2/6, इसी प्रकार नायलॉन 6/10, नायलॉन 6/10 भी इसी में ही आता है। नायलॉन 6/6, नायलॉन 2/6, नायलॉन 6/10। नायलॉन 6/6 के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसमें एकलक इकाई दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हेक्सामेथ्रिन डाइमीन और दूसरी होती है टेट्रामेथ्रिन डाइकार्बोक्सिलिकम, जिसे हम एडीपी अम्ल भी कहते हैं। उसके बाद नायलॉन 2/6 के बारे में आगे बताएंगे। नायलॉन 2/6 जो होता है एक जैव निम्नीकृत बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसका जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है। उसके बाद नायलॉन 6/10 भी इसी में ही आता है, रिश्तेदार बहुलक है। अब देखिए एक बात बताता हूं वहां पे, अब नायलॉन 6/6 हुआ है, नायलॉन 2/6 हुआ है, नायलॉन 6/10 हुआ। ये तीनों ही पॉलीएमाइड बहुलक है क्योंकि इसमें एमाइड समूह पाया जाता है। इन तीनों में एमाइड ग्रुप पाया जाता है, एमाइड यानी CONH2। ये पॉलीएमाइड में आते हैं, पॉलीएमाइड बहुलक है। ठीक। उसके बाद और भी एग्जांपल है इसके। दूसरा एग्जांपल कल मैंने बताया था आपको, टेरिलीन। टेरिलीन जो होता है जिसे डेक्ट्रॉन कहते हैं, टेरिलीन डेक्ट्रॉन जो कि एक पॉलीएस्टर बहुलक है, जो कि क्या है? एक पॉलीएस्टर पॉलीमर है। वो किस में आता है? रेशेदार बहुलक में। अब ये बताया था मैंने आपको, टेरिलीन जो होता है इसमें भी दो एकलक इकाइयां होती हैं। एक एकलक इकाई होती है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरी एकलक इकाई होती है इसमें टर्फेरिकम। दोनों एकलक इकाइयां आपस में उनका पॉलीमराइजेशन होता है और एक छोटी अणु का क्या होता है? निष्कासन होता है। और तीसरा एग्जांपल इसमें प्राकृतिक रेशे, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, जैसे इसमें
कपास, सिल्क है, ऊन है इत्यादि इसमें क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था आणविक गुणों के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। दोबारा देखिए, दोबारा सुनिए। एक तो था प्रत्यास्थ बहुलक और दूसरा कौन सा है, कृषितल बहुलक। प्रत्यास्थ जिसे हम इलास्टोमर कहते हैं, इलास्टिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसे हम खींच सकते हैं और खींच के छोड़ने पर वापस उसी स्थिति में इसको ला सकते हैं। ये इसमें रबर के समान गुण पाए जाते हैं। इसके समान गुण पाए जाते हैं, रबर के समान। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, इसलिए ये बहुलक खींचकर छोड़ने पर वापस उसी स्थिति में आ जाता है। और इसके जो एग्जांपल है उस प्रकार से प्राकृतिक रबर जैसे सोप्रीन है, कृत्रिम रबर जो है नियोप्रीन है, क्लोरोप्रीन है, ब्यूनोएन, एपीआर, ब्यूनोएस, एसपीएस के क्या एग्जांपल। दूसरी बात करते हैं रेशेदार बहुलक की, फाइबर्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें रेशे के समान गुण पाए जाते हैं, रेशे धागे के समान क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है स्ट्रांग होता है, इसलिए इस प्रकार के बहुलक को यानी इस प्रकार के रेशे को या धागे को खींचकर छोड़ा नहीं जा सकता है। इससे ज्यादा खींचेंगे तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि इसमें अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है। इसके एग्जांपल मोस्ट है, नायलॉन सच है, नायलॉन 26 है, नायलॉन 16 है। इसमें ये तीनों ही पॉलीएमाइड है, बहुलक है, क्योंकि इसमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है। C1H तो एमाइड का एक सूत्र है, इसमें CONH की इकाइयां पाई जाती है, आगे जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार टेरिलिन डैक्रोन है, कल बताया था, एक पॉलीएस्टर बहुलक है, इसमें पॉलीएस्टर का सूत्र क्या होता है, COOR, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप हो गया, एक एक्स्ट्रा ग्रुप हो गया। इसी प्रकार प्राकृतिक रेशे, कपास, सिल्क, ऊन इत्यादि क्या है इसके एग्जांपल है। तो मैंने आपको बहुलक का जो वर्गीकरण है वो छोटे टाइप से बता दिया है। आणविक गुणों के आधार पर हम बात करते हैं पांचवें वर्गीकरण के बारे में। पांचवा जो इसका वर्गीकरण है वो इस प्रकार से, देखिए बच्चों, पांचवा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से। बहुलक का जो पांचवा वर्गीकरण है बताया था मैंने आपको, तापमान व्यवहार के आधार पर है। तापमान व्यवहार के आधार पर यानी टेम्परेचर, तापमान व्यवहार के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। मोस्ट का भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तापमान व्यवहार के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोस्टैटिक। ठीक, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है कि थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। दोनों गोष्ठ है। बात करते हैं पहले की, थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। देखिए थर्मोप्लास्टिक देखिए थर्मोप्लास्टिक बहुलक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक एक अंग्रेजी नाम है, इसे हिंदी में ताप सुघट्य या ताप सुनम्य बहुलक कहा जाता है। ताप सुघट्य या ताप सुनम्य बहुलक कहा जाता है। उसके बाद ये जो बहुलक होता है ये शुगलनीय होता है। शुगलनीय होता है मतलब इसका मतलब क्या है, इस प्रकार के बहुलक को गरम करके किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। यानी प्लास्टिक की जो बोतल होती है उनका रिसाइकिल किया जाता है, उनको पिघलाया जाता है, गलाया जाता है और किसी दूसरे रूप में ढाल दिया जाता है। यानी इस प्रकार का जो बहुलक होता है वो शुगलनीय होता है। इसको हम किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, शुगलनीय बहुलक है। उसके बाद इस प्रकार के बहुलक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये कैसा बहुलक है, शुगलनीय बहुलक है। इसको रिसाइकिल करके हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त हो सकता है बहुलक। ठीक, उसके बाद
ये बहुलक जो होता है कार्बनिक विलायक जो होते हैं उनमें सॉल्युबल होता है, विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है यानी विलेय होता है। और इसमें रेखीय तथा कम शाखित श्रृंखला पाई जाती है। रेखीय तथा कम शाखित श्रृंखला पाई जाती है। रेखीय क्या है? कम शाखित श्रृंखला पाई जाती है। यानी कि रेखीय बहुलक बताया था, संरचना के अंदर बहुलक दो तीन भागों में बांटे गए थे। रेखीय बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक और तर्कबद्ध बहुलक। ये मैंने पढ़ा दिया है पहले के लेक्चर्स में। ये बहुलक जो होता है रेखीय होता है और इसमें शाखित श्रृंखला जो होती है वो कम होती है। तो ऐसा बहुलक जो होता है वो कौन सा बहुलक कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, इससे पहले जो मैंने बताया था आपको प्रत्यास्थ और रेशेदार जो बहुलक होता है उनमें जो बल होता है वो वॉन डेर वाल बल होता है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच का होता है। यानी कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इलास्टोमर और फाइबर यानी प्रत्यास्थ और रेशेदार जो बताए थे मैंने आपको, प्रत्यास्थ और रेशेदार के बीच का होता है। यानी कि इसमें H बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? H बॉन्ड पाए जाते हैं। इस प्रकार के बहुलक में थर्मोप्लास्टिक में H बॉन्ड पाए जाते हैं और यह सुगंधीय होता है। इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इसको किसी भी आकृति में डाला जा सकता है। कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इसमें शाखित श्रृंखला जो होती है कम होती है और ये रेखीय टाइप का एक बहुलक है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह प्रत्यास्थ और रेशेदार जो बहुलक होता है उसके बीच का होता है और उसमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? H बॉन्ड पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। इसके जो एग्जांपल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एथीन से क्या बनता है? पॉलीथीन। इसका पहला एग्जांपल पॉलीथीन। दूसरा स्टाइरिन से क्या बनता है? पॉलीस्टाइरिन। तीसरा प्रोपीन से क्या बनता है? पॉलीप्रोपीन। चौथा TFE टेट्राफ्लोरोएथीन से क्या बनता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। इसी प्रकार पांचवा एग्जांपल BC वाइनिल क्लोराइड से क्या बनता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसे कहते हैं PVC। क्या कहते हैं इसको? PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये इत्यादि इसके क्या हैं और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ये जैसे छठवां एग्जांपल PAN, पान जिसे कहते हैं। पान यानी कि पॉली एक्टिलोनाइट्राइल, जिसे हम ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन भी कहते हैं। ये इसके क्या है? एग्जांपल। ठीक, समझ में आया भाई? नेक्स्ट तापमान व्यवहार का तो मैंने आपको पहला बता दिया है थर्मोप्लास्टिक, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके क्या है? एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा है थर्मोसेटिंग। होस्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर देखिएगा। देखिए इसका बी टाइप है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग देखिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसमें क्या होता है सुनिए। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक। दृढ़ का मतलब किससे होता है? कठोर से होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ताप दृढ़ बहुलक कहा जाता है इसको। और दूसरी बात वहां पे बताया था मैं, थर्मोप्लास्टिक में वो सुगलनीय होता है। ये सुगलनीय होता है, दुर्गलनीय होता है। क्या होता है? दुर्गलनीय होता है।
यानी कि इसको किसी भी आकृति में नहीं ढाला जा सकता है। एक बार जो आपने पॉलीमर से कोई चीज बना दी, इससे कोई भी वस्तु बना दी, तो वह फिक्स है, उसका हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम गला नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। दुर्वल्य होता है, इससे हम किसी भी आकृति में ढाल नहीं सकते हैं। उसके बाद इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, वो कार्बनिक विलय को मिले था, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों विलय नहीं होता है। कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। क्या होता है? अविलय यानी अघुलनशील होता है। एक बात और मैंने इसमें बताया था, थर्मोप्लास्टिक में वो रेखीय होता है तथा उसमें शाखी श्रृंखला जो होती है कम होती है, लेकिन यह तृतीयकबद्ध होता है। यह कैसा होता है? तृतीयकबद्ध होता है, यानी यह क्रॉस बंधित होता है। इसमें 3D नेटवर्क होता है, यानी इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि तृतीयकबद्ध या क्रॉस बंधित या जालयुक्त बहुलक जो होते हैं वो संरचना के आधार होते हैं, जिन्हें नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं अपन, क्योंकि इसमें 3D नेटवर्क्स के समान यानी जाल के समान संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं तृतीयकबद्ध। या फिर इसमें अधिक शाखी श्रृंखला पाई जाती है। उसमें कम शाखी श्रृंखला थी और रेखीय था, इसमें ये तृतीयकबद्ध होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है और इसमें अधिक शाखी श्रृंखला पाई जाती है। उसके बाद ये 3D नेटवर्क के समान रूप होता है, 3D नेटवर्क के रूप होता है, 3D नेटवर्क के रूप में होता है, यानी इसमें जालयुक्त संरचना पाई जाती है। बीच बीच में इस प्रकार से देखिए, ये मैंने बताया था आपको पहले, इसमें एकलक इकाइयां जो होती हैं उनके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं। इस प्रकार से जाल नुमा क्या बन जाते हैं, संरचना पाई जाती है। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट। ऐसे जाल के रूप में होता है, जिसे कहते हैं तृतीयकबद्ध। क्या कहते हैं? तृतीयकबद्ध या क्रॉस लिंक्ड, या क्या कहते हैं इसको? क्रॉस लिंक्ड। ठीक, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो बेकिलाइट प्लास्टिक। बेकिलाइट प्लास्टिक जैसे आप देखते हो कि आपके घरों में जो बिजली के जो स्विच होते हैं वो बेकिलाइट ही होता है, जो कि एक कठोर पॉलीमर होता है, उसको अपन गला नहीं सकते हैं, तो वो दुर्गलनीय होता है। कैसा होता है? दुर्गलनीय। बेकिलाइट प्लास्टिक इसका पहला एग्जांपल है। बेकिलाइट बनता कैसे मैं आपको बताऊंगा। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनता है, पूरा प्रोसेस होता है इसमें। दूसरा इसका जो एग्जांपल है वो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसको बताऊंगा आगे जाके। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनता है, जिसमें यूरिया के 2 मोल्स लिए जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का 1 ही मोल होता है और एक छोटे अणु का निष्कासन हो जाता है, जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, आपने को ये बहुलक प्राप्त हो जाता है। तीसरा इसमें एग्जांपल है मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन या मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी आगे जाके बताऊंगा मैं। मेलामाइन जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बनता है, इसलिए कहलाता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये 3 इसके मोस्ट एग्जांपल हैं, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी। इस प्रकार देखिए, तापमान व्यवहार के आधार पर हमने बहुलक को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक और एक थर्मोस्टैटिक बहुलक। ये मोस्ट है दोनों ही। एक बार मैं दोबारा से इनको रफली बताता हूँ। देखिए, अभी बताया था मैंने, अंतर करके बताता हूँ। पहला बताया था थर्मोप्लास्टिक और दूसरा मैं बताया था थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसे कहते हैं हिंदी में ताप सुनम्य या ताप सुगढ़ बहुलक, इसे कहते हैं हिंदी में ताप दृढ़ बहुलक। दूसरा, ये सुगलनीय होता है, ये सुगलनीय नहीं होता है, दुर्गलनीय होता है। तीसरा,
इसको किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है, इसको किसी भी आकृति में नहीं ढाला जा सकता है, इसको हम गला नहीं सकते हैं। चौथा, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद पांचवा अंतर है, यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, यह कार्बनिक विलायकों में विलय नहीं होता है। उसके बाद इसमें रेखीय तथा कम शाखित श्रृंखला पाई जाती है, इसमें तिर्यकबद्ध तथा अधिक शाखित श्रृंखला पाई जाती है। और सातवां जो अंतर है वो इस प्रकार से है, इसमें H बॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोन और फाइबर दोनों के बीच का होता है, इसलिए इसमें H बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें 3D नेटवर्क जाल के नुमा संरचना पाई जाती है, जाल नुमा संरचना पाई जाती है। और आठवां अंतर ये हो गया कि इसके जो एग्जांपल है पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीप्रोपीन है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन है आदि इसके एग्जांपल है। इसके जो एग्जांपल है बेकिलाइट, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन है, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड क्या है रेजिन, इसके क्या है एग्जांपल। बात ये क्लियर हो गई। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग वेरी वेरी मोस्ट कई बार बोर्ड ने क्वेश्चन भी उठाया। ठीक, नेक्स्ट है मैंने आपको बहुलक का जो क्लासिफिकेशन था वो 5वें टाइप से बता दिया, तापमान विभाग के आधार पर बहुलक का जो वर्गीकरण है लास्ट टाइप है 6वें प्रकार से। देखिए इसमें क्या होता है, 6वां जो टाइप है वो है संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर। 6वां है संश्लेषण बहुलकन के आधार पर। संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर, संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर। देखिए बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर एक वैज्ञानिक थे कैरोथर्स, उन्होंने 1929 में इस बहुलक को संश्लेषण है बहुलकन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। 1929 में वैज्ञानिक थे कैरोथर्स ने संश्लेषण या बहुलकन के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया। पहला है इसमें योगात्मक बहुलक, जिसे हम योगज बहुलक भी कहते हैं, और दूसरा होता है इसमें संघनन बहुलक, जिसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं। अब बात देखिए योगात्मक बहुलक है, योगज बहुलक क्या होते हैं, संघनन बहुलक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। पहला देखिए योगात्मक या योगज बहुलक। योगात्मक या योगज बहुलक जो होते हैं, योगात्मक ऑब्लिक योगज पॉलीमर बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। इसमें देखिए योगात्मक या योगज बहुलक होते क्या है सुनिए। इस प्रकार के बहुलक में द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। द्विबंध या त्रिबंध युक्त, द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। इसमें एकलक इकाइयां भाग लेती हैं और ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप अपने को योगात्मक या योगज बहुलक की प्राप्ति होती है। उसके बाद एक बात और, इसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां जो होती हैं एक श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा, इसलिए इसे श्रृंखलाबद्ध बहुलक भी कहते हैं। चैन ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है इसको हम आगे बताएंगे जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसकी क्रियाविधि आएगी आगे, उसमें बताएंगे इस चीज को। उसके बाद एक बात और, इस प्रकार के बहुलक में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, कोई भी सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट की प्राप्ति नहीं होती है, सह उत्पाद नहीं बनता है। और तीसरी बात यह है, इस
प्रकार के बहुलक में प्राप्त होने वाले बहुलक का जो अणुभार, देखिए भाई योगात्मक या योगज बहुलक है, इसके बारे में मैं अभी कल ही बता पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, और इसकी क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा कल ही कर पाएंगे क्योंकि इसकी क्रियाविधि थोड़ी 3 स्टेपों में है। कल इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे अपन, और इसके बाद संगणन बहुलक भी उसको हम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट आगे का प्रोसेस कल के लिए। ओके, धन्यवाद।